दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचे लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि जो नई नियमावली दोस्तों जिसका इंतजार था काफ़ी दिनों से कि नई नियमावली जो है वो बन के कब तक तैयार होगी। तो आपको बता दें कि नई नियमावली को लेकर दोस्तों अधिसूचना जारी कर दी गई है कि और इसमें ये भी बताया गया है कि नई नियमावली में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होंगी, किस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन योग्य होगा। ठीक है, सारी जानकारी दोस्तों इसमें दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें दोस्तों, यूनियन भर्तियों का आपको काफ़ी समय से इंतजार था कि भर्तियां कब तक होंगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब आप तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे हैं टीजीटी हो, पीजीटी हो या सुपर टेट या टेट हो, तो सभी का इंतजार दोस्तों लगभग समाप्त होने वाला है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके फरवरी से दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके जो भर्तियां पहले से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे आपकी टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये भर्तियां पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद सबसे पहले आपका जो टेट का एग्जाम है यूपी टेट दोस्तों, वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यूपी टेट और सुपर टेट के बीच में लगभग आपके 1 से 1.5 मंथ का समय मिलेगा। तो सबसे पहले आपका टेट होगा, यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नई नियमावली बन रही है या इसके लिए सूचना जारी किया गया है, तो इस नई नियमावली में क्या क्या चीज़ें खास है उसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन 2023 की धारा 27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रविषय शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 को लेकर सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे बताई गई है। चलिए सबसे पहले जो जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी नई नियमावली बन रही है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह नई नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी। इसको क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 इसको कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नामकरण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? नई नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कहा जाएगा। और देखिए दोस्तों, और परिभाषाएं, इसकी यहाँ पे परिभाषाएं दी गई है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो चीजें आपके लिए हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। इसका इसमें बताया गया है कौन इसमें कौन कौन कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और अधिकारी कौन होगा, सचिव कौन होगा, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है दोस्तों। और चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चयन, अब देखिए चयन मानदंड एवं प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारियों के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है कि आयोग के कर्मचारी कौन होंगे, उनका चयन कौन करेगा। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे चीजें दी गई हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इसी तरीके से अब चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे जो आपके लिए दोस्तों जरूरी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो अभ्यर्थियों के लिए चयन की प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनके कितना गुना दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों का सम्मिलित किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के जीवन वृत्त के परीक्षा उपरांत जहां तक संभव हो आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथासंभव 5 अभ्यर्थियों के नाम तथा सदस्य पद हेतु रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष यथासंभव 3 गुना की सिफारिश की संतुष्टि करेगा। किंतु यदि किसी नाम पर तलाश समिति के 2 सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नाम अल्प सूची में शॉर्ट लिस्टेड सम्मिलित किया नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि चलिए चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कह सकते हैं कि सारी चीजें दोस्तों सब जानकारी यहाँ पे दे दी गई है।
अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। विद्यार्थियों के बारे में जो है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे आयोग के कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया है, उसकी बैठक कौन कौन करेगा इसके बारे में दिया गया है। आगे विद्यार्थियों के बारे में जो जानकारी है, आगे चलते हैं। साक्षात्कार बोर्ड के बारे में दिया गया है, कौन कौन इंटरव्यू में शामिल रहेगा। आगे अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य के बारे में, सदस्यों की शक्ति और कर्तव्य क्या रहेगा, सचिव की शक्ति और कर्तव्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीजें रहेंगी। अब आगे है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अहर्ता अध्यापक या अनुदेशक की जो भर्तियां होंगी, देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अध्याय 4 दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अध्यापक या अनुदेशक जो है उसकी अहर्ता क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अहर्ता में दोस्तों राष्ट्रीयता, यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रीयता क्या होगी। राष्ट्रीयता अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत का नागरिक हो। दोस्तों क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तो योग्य है। दोस्तों यहाँ पे बात नहीं की गई है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा वही फॉर्म भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके बिहार में अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है, उसी प्रकार से यहाँ भी जो भी भर्तियां प्रक्रिया होंगी वहाँ पे हर एक राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आयु के लेके बात हो रही है कि एज क्या रखा जाएगा। अध्यापक या अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञप्ति जाए संबंधित अधिनियमों या सेवा नियमावली या विश्वविद्यालय परिनियमावली या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी। दोस्तों ठीक है, जिस प्रकार से समय समय पे जो नियमावली जारी की जाएगी उस प्रकार से उसकी आयु जो है वो रखी जाएगी, पहले से कोई भी निर्धारित नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब दोस्तों आगे चलिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अहर्ता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक अहर्ता, यहाँ पे शैक्षिक अहर्ता की बात किया जा रहा है कि शैक्षिक अहर्ता क्या होगी। किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अहर्ताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेना नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी। प्राधिकृत अधिकारों भरे जाने वाले पदों के अध्याचन या आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। ठीक है, जैसा दोस्तों वहां पे मांगा जाएगा उस तरीके से आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब आगे है वैवाहिक परिस्थिति। जो वैवाहिक है दोस्तों उनकी परिस्थिति क्या होनी चाहिए। कहा गया है कि किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पतियां हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक जीवित पत्नी हो। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी शादी नहीं किया है तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी भी महिला से शादी मत करिएगा जिसका पहले से कोई पति जीवित हो, या कोई ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी पत्नियां जीवित है दूसरी पत्नी से शादी कर लेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के शादी करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है शारीरिक स्वस्थता को लेकर। दोस्तों यहाँ पे बात किया गया है कि शारीरिक स्वस्थता, जैसा कि दोस्तों पहले से चलता आ रहा है कि आपको अपना जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सीधा सीधा दोस्तों एक चीज कैंसिल कर दिया गया है कि किसी भी महिला विद्यालय या संस्था में कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी भी महिला संस्था में अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। ठीक है, अब आगे है भर्ती का स्रोत क्या होगा। अब यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, जैसा कि नियम पहले से सेवा नियमावली या विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कहा गया है
चलिए आगे आगे आगे। अब देखिए यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दोस्तों लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि लिख के देना, ठीक है। लिखित परीक्षा का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपके सामने आएंगे और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय शामिल होगा। इसमें सामान्य ज्ञान दोस्तों आपका समझ लिए अनिवार्य कर दिया गया है, सामान्य ज्ञान रहेगा। उसके अलावा जो विषय आप लिए हैं वो विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे चयन की पूरी बात की गई है कि 90% जो नंबर हैं वो आपके लिखित परीक्षा के होंगे और 10% जो है वो आपका साक्षात्कार होगा। कहने का मतलब इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिस परीक्षा में, उसमें 10% मात्र जो है वो इंटरव्यू का होगा, ठीक है। जहाँ पे साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पे 100% 100% जो है अंक वो लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों, हाँ, जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहां साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे गए हैं। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व प्रशिक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टि को साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहां साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, व्यक्तित्व प्रशिक्षण होगा उसका, और किस प्रकार से वह अभिव्यक्ति कर पाता है किसी चीज को, उसका साक्षात्कार वहां पे किया जाएगा, ठीक है। अब आगे, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले, देखिए जब आपकी लिखित परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो साक्षात्कार के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को वहां पे बुलाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि जब आप पास हो जाएंगे तो साक्षात्कार के लिए यहाँ पे कहा गया है साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुना तक जैसा आयोग उचित समझे होगी, ठीक है। अंतिम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जितनी रिक्तियां होंगी उससे 3 से लेकर 5 गुना तक लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सारी जानकारी आपको दे दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची यहाँ पे बताया गया है कि जो चयनित होंगे उनकी नामों की सूची किस प्रकार से जारी की जाएगी। तो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि क्लियर हो गई है। अब आपका जो है, अब बात रही कि आपका जो यूपी टेट है या सुपर टेट है वो कब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को लेकर बात की जा रही है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्णन कार्य। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार क्या है? लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा यथासंभव 90% तक अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपको बता दें यही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे जो दी गई हैं वो चीज़ें आपके यही इंग्लिश में दिया गया है। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कि अब आपका जो यूपी टेट टीजीटी पीजीटी है दोस्तों उनका रास्ता क्लियर हो चुका है। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो पहले से पेंडिंग में है अब उन पर कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द ही आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो टीजीटी या पीजीटी जो एग्जाम है आपके फरवरी तक आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है, ठीक है।